हिंदी साहित्य को अपभ्रंश की देन विषय पर लघु निबंध लिखिए। अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी साहित्य मानने के विषय पर विद्वानों में मतभेद है, परंतु परवर्ती हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का महत्वपूर्ण योगदान लगभग सर्वस्वीकृत है। साहित्य में यह योगदान कथ्य के स्तर पर तथा शिल्प के स्तर पर देखा जा सकता है। कथ्य के स्तर पर साहित्य का पहली बार लोक जीवन से संपर्क स्थापित हुआ। परवर्ती साहित्य में लोक जीवन से यह जुड़ाव बढ़ता ही गया। वीरगाथाओं की रचना भी सर्वप्रथम अपभ्रंश साहित्य में ही प्रारंभ हुई। इस प्रवृत्ति का विकास आदिकाल के चारण कवियों तथा रीतकालीन वीर रस के काव्य में देखा जा सकता है। इसी समय चरित काव्यों की रचना की प्रवृत्ति का विकास हुआ है। स्वयंभू द्वारा रचित पौम चरियुम इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में इस परंपरा का चरम उत्कर्ष रहा है, दिखता है। अपभ्रंश की धर्म संबंधी रचनाओं में भक्ति के प्रारंभिक सूत्र दिखते हैं। आगे चलकर भक्ति काल में यह प्रवृत्ति आंदोलन में परिवर्तित हो गई। अपभ्रंश में की गई सिद्धों व नाथों की रचनाओं में सामाजिक असमानताओं तथा शास्त्रवाद के विरुद्ध जो आक्रामकता दिखती है, वह संत काव्य विशेष रूप से कबीर की वाणी में आकर और पुष्पित पल्लवित हुई। शिल्प के स्तर पर भी अपभ्रंश साहित्य में हिंदी साहित्य की कई विशेषताओं के प्रारंभिक चिन्ह देखे जा सकते हैं। संस्कृत में मूल रूप से वर्णिक छंदों की अधिकता है। अपभ्रंश में पहली बार मात्रिक छंदों की परंपरा प्रारंभ हुई। इस कारण तुकांतता भी प्रारंभ हुई। तब से आज तक हिंदी में मुख्य रूप से मात्रिक छंदों का ही प्रयोग हो रहा है। हिंदी के दो सर्वाधिक प्रचलित छंद दोहा तथा चौपाई मूलतः अपभ्रंश से ही हिंदी को मिले हैं। अपभ्रंश काल में प्रसिद्ध काव्य रूप पद, रास, फाग, चांचरी का प्रभाव भी हिंदी साहित्य पर देखा जा सकता है। कबीर के साहित्य में चांचरी तथा सूर व मीरा के काव्य में पदों का प्रयोग है। इसी प्रकार तुलसीदास की रचना रामलला नहछू पर फाग काव्य रूप का प्रभाव दिखता है। हिंदी साहित्य की अधिकांश काव्य रूढ़ियों का विकास भी अपभ्रंश में ही हुआ। प्रबंध काव्य की शुरुआत में मंगलचारण, दुर्जन निंदा और सज्जन प्रशंसा मुक्तक काव्य में कवियों द्वारा अपना नाम प्रयोग करने की परंपरा तथा नखशिख वर्णन जैसी काव्य रूढ़ियाँ अपभ्रंश साहित्य में ही व्यापक रूप से प्रयुक्त होने लगी थीं। तुलसी व जायसी द्वारा प्रयुक्त दोहा चौपाई की कड़कवध शैली भी इसी समय विकसित हुई। समग्रतः कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य जिस सुदृढ़ आधार पर खड़ा है, उसका निर्माण अपभ्रंश से ही हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन, भाषा के धरातल पर हिंदी को अपभ्रंश का अवदान बताइए। अवदान योगदान। उत्तर, संस्कृत से हिंदी के विकास में अपभ्रंश एक महत्वपूर्ण चरम है। संस्कृत मूल रूप से विभक्तियों पर आधारित संयोगात्मक भाषा है, जबकि हिंदी प्रसर्गों पर आधारित वियोगात्मक भाषा है। वियोगात्मकता की प्रवृत्ति हिंदी को मूलतः अपभ्रंश से ही मिली है। इसके अतिरिक्त ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचना और शब्द भंडार के स्तर पर भी अपभ्रंश का योगदान महत्वपूर्ण है। ध्वनि संरचना यानी कि जटिल ध्वनियों के स्थान पर सरल ध्वनियों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। संस्कृत की दीर्घ री, ह्रस्व ली और दीर्घ ली जैसी ध्वनियाँ अपभ्रंश में लुप्त हो गईं। ये हिंदी में भी नहीं है। री का विकास अ, ई, उ, ए तथा री के रूप में हुआ। यह प्रवृत्ति हिंदी में भी है। जैसे मात्र को मात कहा जाने लगा, कृष्ण को किशन कहा जाने लगा। ट वर्ग में ड़ और ढ ध्वनियों का विकास हुआ। ये ध्वनियाँ अपभ्रंश की देन हैं, जैसे लड़का, भेड़िया, बढ़ई आदि। चौथा, नासिक के व्यंजनों अंग, इय, ड़, न, म के स्थान पर अनुस्वार के उपयोग की प्रवृत्ति का विकास हुआ। जैसे गंगा, गंगा, नीलकंठ, नीलकंठ।
संयुक्त व्यंजनों के पहले द्वितीयकरण तथा फिर क्षतिपूरक दीर्घीकरण की प्रक्रिया में हिंदी के बहुत से शब्द अपभ्रंश ने निर्मित किए। जैसे अद्य को अज, आज को अद्य फिर आज, कर्म को कम फिर काम। व्याकरणिक संरचना। व्याकरणिक स्तर पर अपभ्रंश में निम्नलिखित परिवर्तन हुए जो हिंदी में भी वैसे ही चले आए। संस्कृत के नपुंसक लिंग की समाप्ति, द्विवचन बहुवचन में ही शामिल हो गया। निर्विभक्तिक पदों के प्रयोग के साथ साथ परसर्गों के प्रयोग की परंपरा प्रारंभ हुई। से, का, की के परसर्गों का विकास हुआ। क्रिया रचना में तिङन्त के स्थान पर कृदंतों के प्रयोग पर बल। वर्तमान हिंदी में कृदंत प्रधान भाषा है। संयुक्त क्रियाओं का तीव्र विकास, जैसे रटन्तौ जाय, ये फिर अपभ्रंश में क्या हुआ, रटता जाता है, हिंदी में हो गया। अपभ्रंश है रटन्तौ जाय और हिंदी है इसकी रटता जाता है। शब्द भंडार। अपभ्रंश ने संस्कृत के जटिल शब्दों का सरलीकरण किया, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी को तद्भव शब्दों का विशाल भंडार विरासत में मिला। देशज शब्दों का विकास प्रारंभ हुआ, विशेष रूप से ध्वन्यात्मक तथा घरेलू जीवन से संबंधित शब्दों का। प्रश्न, क्या अवहट्ट को स्वतंत्र भाषा मानना उचित है? इस प्रश्न का तार्किक उत्तर देते हुए अवहट्ट की शब्दकोशी विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। अवहट्ट शब्द संस्कृत शब्द अपभ्रष्ट का तद्भव रूप है। इस संबंध में एक समस्या यह है कि अपभ्रंश और अवहट्ट दोनों शब्द समानार्थी हैं, क्योंकि दोनों ही भ्रष्ट भाषा को व्यक्त करते हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि क्या अवहट्ट अपभ्रंश से अलग एक स्वतंत्र भाषा है? यह समस्या इसलिए और भी जटिल हो जाती है क्योंकि उस काल के जितने भी कवियों और विद्वानों ने तत्कालीन भाषाओं के नाम गिनाए हैं, उन्होंने या तो अपभ्रंश का नाम लिया है या अवहट्ट का। दोनों का नाम एक साथ नहीं लिखा। इससे यह संभावना प्रतीत होने लगी कि ये दोनों नाम एक ही भाषा के हैं, जिनमें से कहीं किसी एक का प्रयोग होता है और कहीं दूसरे का। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के अनुसंधानों से अब यह साबित हो चुका है कि अवहट्ट केवल एक भाषिक शैली नहीं बल्कि एक स्वतंत्र भाषा है। इस भाषा का काल लगभग 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच स्वीकार किया गया है। यद्यपि साहित्यिक प्रयोग की दृष्टि से यह भाषा 14वीं शताब्दी तक दिखाई देती है। संदेश रासक तथा कीर्तिलता इस भाषा से संबंधित दो प्रमुख रचनाएं हैं। अवहट्ट की शब्दकोशी विशेषताएं इस प्रकार हैं। तद्भव शब्दों की संख्या अभी भी सबसे अधिक है। जो प्रक्रिया अपभ्रंश में तेजी से आरंभ हुई थी वह अवहट्ट में भी चलती रही। उदाहरण के लिए दिट्ठी, लोयड इत्यादि। देशज शब्दों का काफ़ी अधिक विकास इस काल में दिखाई देता है। खिखड़ी यानी कि लोमड़ी, गुंडा, हांडी जैसे देशज शब्द इसी युग में विकसित हुए हैं। विदेशी शब्द अपभ्रंश की तुलना में काफ़ी बढ़ गए हैं। ये सभी शब्द अरबी, फारसी और तुर्की परंपरा के हैं, जैसे कसीदा, खुदा, चाबुक इत्यादि। तत्सम शब्द भी अपभ्रंश के अंत में पुनः आने लगे थे। यही प्रवृत्ति अवहट्ट में भी बनी रही। उदाहरण के लिए उत्तम, कटाच, पृथ्वी आदि। प्रश्न, प्रारंभिक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए। संस्कृत की संयोगात्मक प्रकृति से हिंदी की वियोगात्मक प्रकृति तक का मार्ग तय करने के लिए वियोगात्मकता की प्रवृत्ति पाली प्राकृत से ही आरंभ हो गई थी। यह प्रवृत्ति प्रारंभिक हिंदी में बेहद स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टव्य हैं। क, संज्ञा व कारक व्यवस्था। संज्ञा के संबंध में निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। पहला, संज्ञाओं के सविभक्तिक रूप मिलने लगभग समाप्त हो गए हैं। पुरानी हिंदी में परसर्गों का विकास काफ़ी तेजी से हुआ है।
कुछ प्रसर्ग इस प्रकार हैं। कर्ता ने न, संप्रदान तई लागी, कर्म को कु। दूसरा, कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनमें विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। ही ऐसी विभक्ति है जिससे सभी कारकों का काम प्रायः चल जाता है, जैसे राजा गर्भहि बोले नाही, करण। चरणोदक ले सिरहि चढ़ावा, अधिकरण। तीसरा, कुछ प्रयोग ऐसे हैं जिनमें न प्रसर्ग है और न ही विभक्ति, चिन्ह, जैसे बिरह तपाई तपाई, मान बढ़ावत। अब ख, वचन व्यवस्था। पुरानी हिंदी में बहुवचन बनाने के नियम स्पष्ट होने लगे। पुल्लिंग में बहुवचन के लिए ए और अन प्रत्यय जुड़ने लगे, जैसे बेटा बेटे, बेटा बेटन। स्त्रीलिंग में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए कई प्रत्यय विकसित हुए, जैसे अन, न, ए, आ इत्यादि। उदाहरण के लिए सखी सखियन, अंकिया अंखियाँ, विथि विथिन्न। ग, लिंग संरचना। नपुंसक लिंग का अभाव पुरानी हिंदी से पूर्व ही हो गया था, परंतु हिंदी में लिंग भेद के अनुसार शब्दों का स्वरूप निश्चित होने लगा। एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि प्रायः स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे, जैसे आँखी, आगी, औरती, पापिनी, दुल्हिनी। घ, सर्वनाम। आधुनिक हिंदी के सर्वनाम लगभग पूरी तरह से पुरानी हिंदी में दिखाई देने लगते हैं। इनकी एक संक्षिप्त सूची इस प्रकार है। एक वचन बहुवचन। उत्तम पुरुष मैं, हूँ, मारे, मेरो, मेरा, हम, हमार, हमारो, हमारा। मध्यम पुरुष तू, तुई, तोर, तेरो, तेरा, तुम, तुम्हारा, तुम्हारे। अन्य पुरुष सो, से, ते, वे, वै। इनके अतिरिक्त कुछ और उदाहरण दृष्टव्य हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम को, कौन, क्या, काहे। संबंध सूचक सर्वनाम जो, जे, जिस, जिन्ह। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, किसी, कुछ। अंग, विशेषण। पुरानी हिंदी के विशेषणों के संबंध में मूल विशेषता यह है कि संज्ञा के अनुसार विशेषणों के लिंग, वचन इत्यादि परिवर्तित होने लगे हैं। उदाहरण के लिए पीतवसन, पीरोवसन। उच्च, ऊंच, ऊंचो, ऊंची, ऊंचे। च, क्रिया रचना। पुरानी हिंदी की क्रिया रचना के संबंध में निम्नलिखित विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं। पहला, संज्ञार्थ क्रियाओं या क्रियार्थ संज्ञाओं के अंत में ड़ या रू प्रसर्ग लगाने की प्रवृत्ति है, जैसे चलड़, पढ़ड़ू, कहड़। दूसरा, तिंत क्रिया रूपों के स्थान पर कृदंत क्रिया रूपों की प्रमुखता है, जैसे चली हैं, चलहूँ, करी हैं, करऊँ। तीसरा, पूर्वकालिक क्रियाओं के लिए प्रायः ई प्रसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे चली, पठी, उठी, करी। चौथा, संयुक्त क्रियाओं की प्रवृत्ति जो अवहट्ट से ही तेजी से विकसित होने लगी थी और बढ़ती गई है, जैसे उड़ी, चलई, कहे, जात है, देखो चाहत, सुनी शकत। प्रश्न, अपभ्रंश के अध्ययन के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करते हुए अपभ्रंश के प्रमुख भेदों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, अपभ्रंश की पहचान के लिए आधुनिक भाषा विज्ञान के पास कई स्रोत उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ शिलालेखों के रूप में हैं और कुछ साहित्यिक रचनाओं के रूप में। 8वीं शताब्दी में सिद्ध साहित्य के विकास में पूर्वी प्राकृत मिश्रित अपभ्रंश मिलती हैं। बाद के समय में बौद्ध रासों तथा विशेषकर जैन साहित्य की रचनाओं में अपभ्रंश के प्रयोग के उदाहरण दिखाई देते हैं। इनमें महापुराण, जसहर चरियु, राय कुमार चरियु, जिनदत्त कहा, भविष्यत कहा, पाहुड़ दोहा आदि रचनाएं प्रमुख हैं।
कालिदास के नाटकों में भी निम्न वर्ग के पात्र इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अपभ्रंश में रचित साहित्य की उपलब्धता कम है, इसलिए इसके भेदों के विषय में मतभेद है। इस मतभेद का एक अन्य कारण यह विवाद भी है कि अपभ्रंश भाषा है या भाषिक अवस्था। अपभ्रंश को भाषा मानते हुए मार्कंडेय ने अपने ग्रंथ प्राकृत प्रकाश में इसके 3 भेद नागर, उपनागर व ब्राह्मण माने हैं। यह अपभ्रंश पूरे उत्तर पश्चिमी भूखंड की भाषा थी, जिसके अंतर्गत नागर अपभ्रंश गुजरात में, उपनागर अपभ्रंश राजस्थान में तथा ब्राह्मण अपभ्रंश सिंध प्रदेश में बोली जाती थी। डॉक्टर तगारे ने भी अपभ्रंश के 3 भेद स्वीकारे हैं, पर उन्हें पूर्वी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश तथा दक्षिणी अपभ्रंश नाम दिया है। अपभ्रंश को भाषिक अवस्था मानते हुए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने माना है कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही होगी। इस दृष्टि से ये हिंदी देश में 5 अपभ्रंशों की स्थिति स्वीकार करते हैं। सौरसैनी प्राकृत, सौरसैनी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मागधी प्राकृत, मागधी अपभ्रंश, पैशाची प्राकृत, पैशाची अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश। कुल मिलाकर अपभ्रंश के भेदों के विषय में विद्वानों में पर्याप्त विवाद है। संभावना के तौर पर इन भेदों को स्वीकार किया जा सकता है, किंतु प्रामाणिकता के लिए हमें कुछ और भाषा वैज्ञानिक प्रमाणों की प्रतीक्षा करनी होगी। प्रश्न, अपभ्रंश की कारक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। सरलीकरण की प्रक्रिया अपभ्रंश के संज्ञा रूपों में कई प्रकार से चलती रही। इस संबंध में कारक व्यवस्था के स्तर पर 3 तरह के नए प्रयोग इस काल में दिखते हैं। बहुत से ऐसे प्रयोग होने लगे जिनमें किसी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता था। इन्हें निर्विभक्तिक प्रयोग कहते हैं। इनके अंतर्गत शब्दों को केवल प्रतिपादक के रूप में व्यक्त किया जाता था या एक ही विभक्ति से कई कारकों का काम लिया जाता था। उदाहरण के तौर पर अपभ्रंश में ही प्रत्यय से कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारकों का काम लिया जाता रहा। जो प्रयोग सविभक्तिक थे उनमें भी सरलीकरण हुआ। इस संबंध में सबसे पहले यह हुआ कि सारे प्रतिपादिक स्वरांत हो गए, जैसे जगत, जग, महान, महा। इसके बाद अगली स्थिति यह आई कि प्रतिपदिक के अंत में स्वर चाहे कोई भी हो, उसका रूपांतरण अकारांत शब्दों की तरह होने लगा। इसके अतिरिक्त विभक्ति रूप जो संस्कृत में 8 थे, अपभ्रंश में 3 रह गए। पहला, कर्ता, कर्म और संबोधन के लिए एक रूप। दूसरा, करण व अधिकरण के लिए एक रूप। तीसरा, संप्रदान, अपादान और संबंध कारक के लिए एक रूप। इस प्रकार अपभ्रंश में किसी एक संज्ञा के एक लिंग में केवल 6 रूप बचे, जो पाली प्राकृत में प्रायः 12 थे और संस्कृत में 24 थे। इस प्रक्रिया में एक और सरलीकरण यह हुआ कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की विभक्ति चिन्ह भी एक होने लगे। अपभ्रंश में ही पहली बार परसर्गों का स्वतंत्र विकास शुरू हुआ। वियोगीकरण या सरलीकरण की प्रक्रिया में ऐसा होना स्वाभाविक भी था। इस काल में विकसित हुए प्रमुख परसर्ग हैं कर्म कारक के लिए ही, संप्रदान के लिए तेहि और संबंध के लिए का और कर। संबंध कारक के लिए का विकास इस युग की एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह वर्तमान युग तक हिंदी में यथारूप प्रचलित है। प्रश्न, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी की कारक व्यवस्था, लिंग व्यवस्था और वचन व्यवस्था की तुलना कीजिए। उत्तर, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी भाषा की विकास यात्रा की विभिन्न पड़ाव हैं।
प्रत्येक पड़ाव पर कारक व्यवस्था, लिंग व्यवस्था तथा वचन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन आते गए। इन परिवर्तनों के आधार पर इन भाषाओं का कारक व्यवस्था, लिंग व्यवस्था व वचन व्यवस्था के अनुसार तुलनात्मक अध्ययन निम्नानुसार है। कारक व्यवस्था। अपभ्रंश में निर्विभक्तिक प्रयोग प्रारंभ हो गए और सभी प्रतिपादिक पहले स्वरांत फिर अकारांत हुए। औहट्ट व पुरानी हिंदी में भी यही प्रवृत्ति बनी रही। अपभ्रंश में परसर्गों का आरंभिक विकास हुआ तथा संबंध कारक में का परसर्ग का विकास हुआ। ही विभक्ति से प्रायः सभी कारकों का काम लिया जाता है। औहट्ट में परसर्गों का विकास और बढ़ा। कर्ता कारक के लिए ने तथा करण व अपदान के लिए से परसर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं हैं। ही विभक्ति का प्रयोग बना रहा, किंतु कर्ता के लिए ए विभक्ति का अत्यधिक प्रयोग हुआ। पुरानी हिंदी में परसर्गों का और विकास हुआ। कर्म कारक के लिए को तथा अधिकरण के लिए पर परसर्ग का विकास हुआ। लिंग व्यवस्था। अपभ्रंश में संस्कृत के 3 लिंगों के स्थान पर 2 लिंगों पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की व्यवस्था रही। यद्यपि नागर अपभ्रंश में नपुंसक लिंग कहीं कहीं बना रहा। औहट्ट में भी 2 लिंगों की व्यवस्था बनी रही। पुरानी हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगे। वचन व्यवस्था। अपभ्रंश में द्विवचन का लोप हो गया। संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर 2 ही वचन, एक वचन एवं बहुवचन बचे। औहट्ट में संज्ञा बहुवचन के लिए न, नि परसर्गों का प्रयोग होने लगा, जैसे हाथन, पुहुपुनि। पुरानी हिंदी में बहुवचन बनाने के नियम निश्चित होने लगे। पुल्लिंग संज्ञाओं के लिए ए व अन तथा स्त्रीलिंग संज्ञाओं के लिए अन, न प्रत्ययों का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा। उदाहरण बेटा, बेटे पुल्लिंग, सखी, सखियन स्त्रीलिंग। प्रश्न। अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अपभ्रंश की व्याकरणिक संरचना का निदर्शन संज्ञा, वचन, लिंग, विशेषण, काल, सर्वनाम तथा क्रिया आदि आधारों पर किया जा सकता है। क संज्ञा तथा कारक व्यवस्था। सरलीकरण की प्रक्रिया अपभ्रंश के संज्ञा रूपों में कई प्रकार से चलती रही। इस संबंध में 3 तरह के नए प्रयोग इस काल में दिखते हैं। पहला, निर्विभक्तिक प्रयोगों की प्रवृत्ति बढ़ी। इनके अंतर्गत शब्दों को केवल प्रतिपादिक के रूप में व्यक्त किया जाता था या एक ही विभक्ति से कई कारकों का काम लिया जाता था। उदाहरण के तौर पर अपभ्रंश में ही प्रत्यय से कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारकों का काम लिया जाता रहा। जो प्रयोग सविभक्तिक थे उनमें भी सरलीकरण हुआ। सारे प्रतिपादिक स्वरांत हो गए, जैसे जगत, जग, महान, महा। प्रतिपादिक के अंत में स्वर चाहे कोई भी हो, उसका रूपांतरण अकारांत शब्दों की तरह होने लगा। इसके अतिरिक्त विभक्ति रूप जो संस्कृत में 8 थे, अपभ्रंश में 3 रह गए। तीसरा, अपभ्रंश में ही पहली बार परसर्गों का स्वतंत्र विकास शुरू हुआ, जैसे कर्म कारक के लिए ही, संप्रदान के लिए ते और संबंध के लिए का और कर। ख वचन व्यवस्था। संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर अपभ्रंश में 2 वचन मिलते हैं। द्विवचन के सारे शब्द बहुवचन में शामिल हो गए। ग लिंग व्यवस्था। संस्कृत के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग की जगह अपभ्रंश में पहले 2 लिंग रह गए। घ विशेषण। संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार विशेषणों का परिवर्तित होना अपभ्रंश में भी संस्कृत की तरह स्वीकार किया गया है।
इस काल में विशेष प्रवृत्ति संख्यावाचक विशेषणों के विकास की है। काल रचना अंग। काल रचना के संबंध में अपभ्रंश में वर्तमान काल और भविष्य काल आमतौर पर संस्कृत की परंपरा में चलता है, जबकि भूतकाल हिंदी की तरह कृदंतों के आधार पर चलता है। सर्वनाम व्यवस्था। सर्वनामों के रूपों में अपभ्रंश काल में जटिलता बनी हुई है, किंतु इनकी संख्या में काफ़ी कमी दिखती है। सर्वनाम में कुछ विकास ऐसे हुए जो सीधे सीधे वर्तमान हिंदी तथा हिंदी की कुछ बोलियों से मिलते जुलते हैं, जैसे तुम्हें सर्वनाम का विकास। 6. क्रिया संरचना। क्रिया में इस काल में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए। क्रियाएं कई आधारों पर विकसित होने लगी थीं। कुछ नए धातु रूप विकसित हुए, जैसे उठ तथा बोल। मध्यकाल में ब्रज और अवधी का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में अवधी के विकास पर प्रकाश डालिए। साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी के तीव्र विकास का संबंध एक सुयोग से है। भारत की विभिन्न लोक भाषाओं में संस्कृत परंपरा से ही विकसित प्रेम कथाओं को रचने की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक व्याप्त थी। ऐसी प्रेम कथाओं में उर्वशी पुरूरवा आख्यान, उषा अनिरुद्ध कथा, मालती माधव कथा आदि काफ़ी प्रचलित थीं। 14वीं शती में सुयोग यह हुआ कि इन प्रेमाख्यानों के लिए अवधी भाषा और दोहा चौपाई शैली रूढ़ सी हो गई। यह सुयोग होने का मूल कारण यह था कि पूर्वी उत्तर भारत में रहने वाले सूफी प्रेमाश्रयी संतों ने अपने रहस्यवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति भारत में पूर्णतः प्रचलित प्रेमाख्यानों के माध्यम से करनी आरंभ की। इस सुयोग ने अवधी को हिंदी देश की सभी लोक भाषाओं में शिरोमणि बना दिया। पहली रचना जो संपूर्णतः अवधी में है और जिसने अवधी को एक झटके में लोक भाषा के पद से उठाकर साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोरिकाह है। इसी परंपरा में अगली रचना कुतुबन की मृगावती है, जिसकी रचना 1503 ईस्वी में हुई। किंतु सूफी प्रेमाख्यानों की इस समूची परंपरा को सबसे अधिक समृद्धि प्रदान करने वाले कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने ठेठ अवधी का प्रयोग करते हुए कई ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में पद्मावत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी रचना 1527 ईस्वी से 1540 ईस्वी के बीच हुई। इनकी भाषा भी ठेठ अवधी है, जिसमें संस्कृत की तत्सम पदावली का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है। जायसी के रचना कर्म में भाषा अपने ठेठपन, देसीपन को खोए बिना मिठास और लोक संस्कृति को धारण करते हुए कथ्य को व्यक्त करती है। इसके अतिरिक्त जायसी की काव्य भाषा की बिंब योजना तथा अप्रस्तुत योजना अद्भुत है। पद्मावत के उपरांत भी सूफियों की प्रेमाख्यान परंपरा लंबे समय तक चलती रही। इस परंपरा में उस्मान की चित्रावली 1613 ईस्वी, शेख नबी की ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, कासिम शाह की हंस जवाहिर 1736 ईस्वी, नूर मोहम्मद की इंद्रावती 1744 और अनुराग बांसुरी की 1764 आदि प्रमुख हैं। मध्यकाल में अवधी के काव्य भाषा के रूप में विकसित होने के पीछे एक और घटना का उल्लेख महत्वपूर्ण है। यह है 15वीं शताब्दी में विशिष्टाद्वैतवादी दार्शनिक आचार्य रामानुज के शिष्य रामानंद द्वारा रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन। इस वैचारिक आंदोलन का उत्तर भारत पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि एक ओर कबीर जैसे निर्गुण कवि रामकथा प्रसंग अपने काव्यों में समाविष्ट करने लगे, तो दूसरी ओर एक राम काव्य धारा का ही प्रवर्तन हो गया।
यह काव्य धारा अवधि में ही पुष्पित पल्लवित हुई और इस धारा ने अवधि के भीतर निहित सौंदर्य को नए तरीके से प्रस्तुत किया। इस धारा के प्रधान कवि तुलसीदास हैं, जिनकी सर्वाधिक प्रमुख कृति रामचरितमानस हिंदी ही नहीं विश्व की सभी भाषाओं में सफलतम तथा श्रेष्ठतम ग्रंथों में से एक है। तुलसी और प्रकारांतर से राम काव्य धारा के कवियों की काव्य भाषा की मूल विशेषता जो उन्हें सूफियों की काव्य भाषा से अलग करती है, तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। ये तत्सम शब्द अवधि को संस्कृत नहीं बनाते, क्योंकि गोस्वामी जी तत्सम शब्दों को तत्सम रूप में ही प्रयुक्त नहीं करते, बल्कि उनके संभावित अवधि रूप में प्रयुक्त करते हैं। उदाहरण के लिए हंसगामिनी, अमृत, करुणा और वन शब्द उनके यहाँ क्रमशः हंसगौनी, अमीय, करुणा और वन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में तत्सम शब्दों का अवधिकरण हो जाता है और वे बेमेल प्रतीत नहीं होते। जैसे लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। तुलसी आदि राम भक्त कवियों की भाषा में अवधि केवल तत्सम शब्दों तक सिमट गई हो, ऐसा नहीं है। विदेशज तथा भोजपुरी, राजस्थानी और खड़ी बोली के भी कई प्रयोग उन्होंने किए हैं और ठेठ अवधि के देश शब्दों के भी, जैसे बाज, अहेर आदि। अलंकार और बिंब निर्माण में तुलसी की निपुणता तुलसी के साहित्य में प्रयुक्त अवधि भाषा को गहरे कलात्मक स्तर पर आसीन करा देती है। इस प्रकार मध्यकाल में अवधि महत्वपूर्ण काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। प्रश्न, मध्यकाल में काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। मध्यकाल के अंतर्गत भक्ति काल तथा रीतिकाल दोनों आते हैं। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा इस काल में निरंतर परिपक्व हुई तथा क्षेत्रीय दृष्टि से अखिल भारतीय विस्तार प्राप्त करती गई। मध्यकाल से पहले खुसरो तथा चंद्रबरदाई के काव्य में ब्रज भाषा का प्रारंभिक स्वरूप दिखता है। सुर के काव्य में यह भाषा परिवर्धित हुई और रीतिकाल में इसे अपना पूर्ण वैभव प्राप्त किया। सुर की काव्य भाषा ब्रज भाषा का आरंभिक रूप होकर भी चरम रूप से सफल भाषा है। सूरदास ने ब्रज भाषा को उसी रूप में नहीं लिया जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रचलित था। भाषा को व्यापकता प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने जे जैसे अवधि प्रयोग, गोड़, आपन, हमार जैसे पूर्वी प्रयोग तथा मांगी, प्यारी जैसी पंजाबी प्रयोग भी इसमें शामिल किए। सुर ने ब्रज भाषा की अंतर्निहित लयात्मकता को विकसित किया तथा चित्रात्मकता व अप्रस्तुत विधान के अनुकूल बनाया। इस कार्य में उन्हें अष्टछाप के अन्य कवियों का भी सहयोग मिला। मीरा की ब्रज भाषा में राजस्थानी का भी मिश्रण हुआ। इस काल में ब्रज भाषा का एक उदाहरण दृष्टव्य है। निरखत अंक श्याम सुंदर की, बार बार लावती छाती, लोचन जल कागज मसी मिलकै, हुए गई श्याम की पाती। भक्ति काल के बाद उत्तर मध्य काल या रीतिकाल में ब्रज भाषा काव्य भाषा की एक विकल्प रूप में नहीं बल्कि एकमात्र काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो गई। रीतिकाल में ब्रज भाषा के प्रायः दो रूप दिखाई देते हैं। पहला रूप प्रायः रीतिबद्ध व रीतिसिद्ध कवियों की भाषा में दिखता है, जिसमें अलंकारिता, सजगता और चमत्कार प्रियता की प्रवृत्तियां बहुत व्यापक रूप में परिलक्षित होती हैं। यह भाषा अति सजग किस्म की है। इसका सबसे बेहतर प्रयोग बिहारी के दोहों में मिलता है। भाषा की समास क्षमता और भावों की समाहार क्षमता इनकी विशेषता है, जिसे इस उदाहरण में देखा जा सकता है। कहत नटत रिझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैननु ही सो बात। इस काल की ब्रज भाषा का दूसरा रूप घनानंद जैसे रीति मुक्त कवियों के काव्य में दिखता है। इनके यहाँ प्रायः सहज शिल्प है। इनकी भाषा सुनकर व्यक्ति चमत्कृत नहीं होता, बल्कि संवेदना के गहरे स्तर पर पहुँचता है।
इनके यहाँ अलंकार चमत्कृत नहीं करते बल्कि गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे उजरिन बसी है हमारी अखियन देखो। इस काल में ब्रज भाषा ने उद्यपि चरम विकास प्राप्त किया, किंतु यह अपनी कोमल कांत पदावली के साथ केवल भक्ति वात्सल्य तथा श्रृंगार तक सीमित हो गई। यही कारण है कि लोक रुचि बदलने के साथ ही खड़ी बोली ने इसे अपदस्थ कर दिया। प्रश्न, जायसी अवधि के अर्घान है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में जायसी द्वारा प्रयुक्त अवधि की विशिष्टताओं का उद्घाटन कीजिए। जायसी की अवधि को उसमें उपस्थित अवधि की वास्तविक रसगंध को लक्षित करते हुए अवधि का अर्घान कहा गया है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के मलिक मोहम्मद जायसी ने काव्य में ठेठ अवधि का प्रयोग करते हुए कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें पद्मावत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जायसी का प्रयास संपूर्ण रचना कर्म में यही रहा है कि भाषा अपने ठेठपन देसीपन को खोए बिना मिठास और लोक संस्कृति को धारण करते हुए कथ्य को व्यक्त करे। लोक जीवन की स्वाभाविकता उनके शब्द चयन में स्पष्ट दिखाई देती है। उदाहरण के लिए जायसी ने एक जगह दवंगरा शब्द का प्रयोग किया है, जो अवध प्रदेश में मानसून की प्रथम वर्षा के लिए प्रयुक्त होता है। यह शब्द पढ़ते ही अवध की लोक संस्कृति का चित्र आंखों के समक्ष सजीव होता है। अवधि के पुराने शब्दों दिन अर यानी दिन भर, भूमि यानी पृथ्वी, भूवाल यानी भूपाल, व्यूहर विषधर आदि भी उनके काव्य में खुलकर प्रयुक्त हुए हैं। जायसी की अवधि में लोक जीवन के मुहावरों और लोकोक्तियों का अत्यंत सधा हुआ प्रयोग है, जैसे हिय फटा तथा सुधि अंगुरी न निक्षय घीव। पद्मावत में प्रयुक्त अवधि की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मिठास है। यह माधुर्य अवधि का माधुर्य है, संस्कृत की कोमल कांत पदावली पर आश्रित नहीं है। रचनाकार ने भाषा का ऐसा प्रयोग किया है कि भाषा सीधे संवेदना से जुड़ने में समर्थ हो। अपने काव्य के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन ठेठ अवधि भाषा की सुरक्षा के महत्व दायित्व का निर्वाह किया। तीसरा, सिद्ध एवं नाथ साहित्य। खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप। प्रश्न, दक्षिणी हिंदी के विकास में आदिल शाही वंश के शासकों का योगदान बताइए। बीजापुर के आदिल शाही वंश में 9 सुल्तान हुए थे। इस वंश के अधिकांश सुल्तान सुसंस्कृत विद्याव्यसनी और कला प्रेमी थे। इस वंश के चौथे शासक इब्राहिम आदिल शाह 1534 से 1550 ईस्वी ने शिया धर्म को छोड़कर सुन्नी धर्म ग्रहण कर लिया, जिसका परोक्ष प्रभाव दक्षिणी हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि के रूप में हुआ। इससे ईरानियों का प्रभाव कम हो गया और देसी भाषा और संस्कृत को विकास का अवसर मिला। दक्षिणी को राज्य की सरकारी भाषा बना दिया गया। इससे इस भाषा की जड़ें इतनी सुदृढ़ हो गईं कि इनके उत्तराधिकारी अली आदिल शाह के भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी फारसी का चलन न हो सका। आदिल शाह भी विद्वानों का आदर करता था और उसके शासनकाल में भी दक्षिणी हिंदी के साहित्य में निरंतर अभिवृद्धि होती रही। शाह बुरहानुद्दीन जानब जैसे उच्च कोटि के कवि इसी काल की देन है। इसके बाद इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1586 से 1627 के शासनकाल में साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। इब्राहिम आदिल शाह स्वयं भी एक उच्च कोटि का कवि था और कवियों तथा संगीतज्ञों का आश्रयदाता भी था। इस वंश का एक अन्य सुल्तान अली आदिल शाह भी शाही उपनाम से दक्षिणी हिंदी में काव्य रचना किया करता था। उसके शासनकाल में भी दक्षिणी के साहित्य को विकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस युग में दक्षिणी हिंदी की आदिल शाही साहित्य धारा में शाह मिराजी, शमसुल इशाक, बुरहानुद्दीन जानम और अमीनुद्दीन आला अधिक प्रसिद्ध हैं। इस युग में दक्षिणी हिंदी में तद्भव शब्दों का चलन बढ़ा,
यह प्रवृत्ति विशेष रूप से जानम के काव्य में दिखती है। उन्होंने अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग करते हुए भी उनके जनसाधारण में उच्चारित तद्भव प्रयोग पर ही बल दिया। इस प्रकार वे विदेशी शब्दों का हिंदीकरण करते हुए प्रतीत होते हैं। वे गेदू स्वराज की ध्रुव भाषा को धरती का उतार कर जनसुलभ बनाने का प्रयत्न करते दिख पड़ते हैं। उन्होंने अनेक ऐसे प्रयोग भी किए हैं जिनमें हारा प्रत्यय लगाकर कर्ता कारक बनाया गया है, जैसे करनहारा, बूझनहारा, समझनहारा, चेतनहारा आदि। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा रचित प्रसिद्ध संगीत ग्रंथ नवरस की भाषा पर ब्रज का प्रभाव अधिक है। इस प्रकार आदिल शाही शासनकाल दक्षिणी हिंदी के विकास का सर्वोत्तम काल रहा। प्रश्न, अमीर खुसरो के साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए। अमीर खुसरो खड़ी बोली के पहले कवि हैं। इन्होंने 14वीं सदी में लगभग उसी भाषा का प्रयोग किया जो आधुनिक काल में दिखती है। आचार्य शुक्ल स्वयं इससे विस्मित होकर पूछते हैं, क्या उस समय तक भाषा घिसकर इतनी चिकनी हो गई थी जितनी अमीर खुसरो की पहेलियों में मिलते हैं? खुसरो का साहित्य अनेक शैलियों में है। एक शैली तो वह है जिसमें उन्होंने खड़ी बोली और ब्रज भाषा को मिश्रित किया है, तो एक और शैली है वह है जिसमें खड़ी बोली एकदम आधुनिक तथा शुद्ध रूप में नजर आती है। ऐसा ही एक उदाहरण है, एक थाल मोती से भरा, सबसे सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। उपरोक्त उदाहरण में खड़ी बोली के चिन्ह बिल्कुल स्पष्ट हैं। भरा, औंधा, धरा जैसे अकारांत शब्दों का प्रयोग है। विभक्तियां घिस गई हैं और उनका स्थान से तथा के जैसे परसर्गों ने ले लिया है। कुल मिलाकर यह मानना पड़ता है कि अमीर खुसरो अपने भाषिक प्रयोगों में अपने समय तथा भविष्य की भाषिक प्रवृत्तियों में सुंदर समन्वय स्थापित कर पा रहे थे। प्रश्न, संत साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए। भक्तिकालीन संत कवियों की भाषा को प्रायः सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। सदुक्कड़ी का अर्थ होता है साधुओं की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो कई स्थानों की भाषाओं के संयोग से निर्मित हुई हो। पंचमेल खिचड़ी का अर्थ है ऐसी भाषा जो कई भाषाओं के मेल से बनी हो। कबीर जैसे संत कवियों ने अपनी मिश्रित भाषा में खड़ी बोली को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कहीं कहीं तो इनकी रचनाएं मूलतः खड़ी बोली की ही प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए कबीर का यह पद देखा जा सकता है, जो बिछुड़े हैं पियारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी क्या। उपरोक्त उदाहरण में भाषिक संरचना मूलतः खड़ी बोली पर आधारित है, जबकि हमन जैसे प्रयोग इसके पूर्वीपन को तथा दर बदर जैसे प्रयोग फारसी प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। कबीर संत साहित्य के प्रवर्तक हैं और उन्हीं की रचनाओं से खड़ी बोली की उपस्थिति स्पष्टतः दिखाई देने लगती है। संत साहित्य के उत्तरार्ध में खड़ी बोली का प्रभाव और स्पष्ट दिखता है तथा रचनाएं खड़ी बोली की ही प्रतीत होने लगती हैं। मलुक दास का निम्नलिखित पद 17वीं शताब्दी के संत साहित्य की इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। स्पष्ट है कि आधुनिक काल में खड़ी बोली जिस रूप में विकसित हुई है उसके पीछे संत साहित्य की गहरी प्रेरणा विद्यमान रही है। प्रश्न, सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली के प्रारंभिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए।
सिद्ध साहित्य सिद्ध संप्रदाय से संबंधित साहित्य है जो बौद्ध परंपरा का हिंदू परंपरा से प्रभावित एक आंदोलन है। इस संप्रदाय के लोग वाममार्गी बौद्ध कहलाते हैं। तांत्रिक क्रियाओं तथा मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने के कारण ये लोग सिद्ध कहलाए। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिनमें सरहपा, सबरपा तथा लुइपा प्रमुख हैं। सिद्धों ने मध्य देश के पूर्वी भाग में 8वीं-9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं-12वीं शताब्दी तक दोहों तथा चर्यापदों के रूप में जनभाषा के माध्यम से साहित्य की रचना की। इस साहित्य में जो भाषा है वह अर्धमागधी अपभ्रंश के निकट है तथा आरंभिक खड़ी बोली की प्रवृत्तियों का स्पष्ट असर उस पर दिखाई देता है। उदाहरण के लिए सरहपा की रचनाओं के 2 उदाहरण दृष्टव्य हैं। घर ही बैसी दीवा जाली, कोड़ा ही बैसी घंटा चाली। घर में बैठे बैठे दीपक जलाते और एक कोने में बैठकर घंटा बजाते हैं। दूसरा, पंडिय सल सत्य बखाड़, देहई बुद्ध बसंत जाड़। पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं पर देह में बसने वाले बुद्ध को नहीं जानते। उपरोक्त उदाहरणों में खड़ी बोली की कई प्रवृत्तियां दिखती हैं। बैसी, दीवा, जाली, चाली आदि शब्द इकारांत या अकारांत हैं। इसी प्रकार ड़, जाड़ में न के स्थान पर ड़ का प्रयोग, कोड़ही तथा देहई में अनुनासिक का प्रयोग आदि ऐसे संकेत हैं जो प्राकृत और अपभ्रंश के साथ साथ खड़ी बोली के आरंभिक स्वरूप का एहसास कराते हैं। प्रश्न, कबीरेतर संत कवियों के साहित्य में खड़ी बोली के प्रारंभिक स्वरूप का विवेचन कीजिए। संत कवियों की भाषा को प्रायः सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। सधुक्कड़ी का अर्थ होता है साधुओं की भाषा, अर्थात ऐसी भाषा जो कई स्थानों की भाषाओं के संयोग से निर्मित हुई हो। संत कवियों ने अपनी मिश्रित भाषा में खड़ी बोली को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। कहीं कहीं तो इनकी रचनाएं मूलतः खड़ी बोली में ही प्रतीत होती हैं। संत साहित्य की प्रारंभिक रचनाओं में राजस्थानी व पूर्वी प्रयोग खड़ी बोली की अपेक्षा अधिक है, परंतु संत साहित्य के उत्तरार्ध में खड़ी बोली का प्रभाव अधिक स्पष्ट होकर उभरता है। मलुकदास का निम्नलिखित दोहा 17वीं शताब्दी के संत साहित्य की इसी प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इस दोहे का व्याकरणिक आधार निसंदेह खड़ी बोली का है। काम, दाता, गए, कह, अजगर सबके जैसे शब्द भी स्पष्ट रूप से खड़ी बोली के हैं। संबंध कारक के रूप में के का प्रयोग भी खड़ी बोली के प्रयोग को ही इंगित करता है। इसी प्रकार रीतिकालीन काव्य में दरिया साहब, पलटू साहब तथा यारी साहब जैसे संत कवि जिस भाषा में लिख रहे थे वह खड़ी बोली के ही निकट थी। जैसे जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, गिरा हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। इस उदाहरण में भी खड़ी बोली की प्रमुख प्रवृत्ति अकारांतता को देखा जा सकता है। खड़ी बोली के अधिकरण कारक में का प्रयोग भी किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक काल में खड़ी बोली जिस रूप में विकसित हुई है उसके पीछे संत साहित्य की गहरी प्रेरणा विद्यमान रही है। प्रश्न, आदिकालीन नाथ साहित्य में खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए। आदिकालीन नाथ रचनाकारों नाथों ने अपने संप्रदाय की मान्यताओं को प्रचारित करने के लिए मध्य देश के पश्चिमी भाग में 10वीं-11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं-14वीं शताब्दी तक जनभाषा में जो रचनाएं लिखी उन्हें ही नाथ साहित्य कहा जाता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण इनकी भाषा पर तत्कालीन अन्य हिंदी बोलियों का व्यापक असर दिखाई देता है, जिनमें खड़ी बोली भी महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान है।
नाथ साहित्य के कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें खड़ी बोली की कुछ प्रवृत्तियां तो दिखती हैं, किंतु वह भी झलक जाता है कि खड़ी बोली का प्रभाव सीमित मात्रा में ही है। उदाहरण के लिए चरपटी नाथ का यह पद, जाड़ के अजाड़ी होए बात तूले पछाड़ी, चेले हो दुआ लाभ होइगा गुरु होइयो आड़ी। तू जान के अनजान न बन, पहचान ले कि चेला बनने में लाभ ही लाभ है, गुरु होने में हानि है। उपरोक्त उदाहरण में न के स्थान पर र का प्रयोग वह मूल प्रवृत्ति है जो खड़ी बोली में विशेष रूप से विद्यमान है। नाथ साहित्य में कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जो आश्चर्यजनक रूप से वर्तमानकालीन खड़ी बोली के निकट दिखाई पड़ते हैं। गोरखनाथ लिखते हैं, 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसो मन लय जोगी खेले तब अंतरि बसै भंडारा। उपरोक्त उदाहरण में अकारांतता, एकारांतता आदि की लगभग सारी प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से खड़ी बोली के समान परिलक्षित होती हैं। संख्यावाची विशेषण भी खड़ी बोली के समान है। यद्यपि लय, खेलय और बसय जैसे प्रयोग खड़ी बोली से कुछ अलग ब्रज भाषा की प्रकृति के निकट हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि नाथ साहित्य में खड़ी बोली के प्रारंभिक रूप पूरी स्पष्टता के साथ विद्यमान है। प्रश्न, रहीम के साहित्य में खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप पर प्रकाश डालिए। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के प्रसिद्ध दरबारी सहयोगी तथा सेनापति थे, किंतु उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार उनका साहित्य है। रहीम हिंदी भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख माने गए हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में मूल रूप से अवधी, 12वें नायिका भेद आदि रचनाओं में तथा ब्रज भाषा, दोहावली आदि रचनाओं में का प्रयोग किया है, किंतु इनकी एक अन्य रचना मदनाष्टक में खड़ी बोली का स्पष्ट प्रयोग दिखाई देता है। यूं भी इनके पूरे साहित्य में खड़ी बोली का आभास कराने वाली कुछ अन्य प्रवृत्तियां लगातार दिखाई पड़ती हैं। साधारणतः रहीम की भाषा में खड़ी बोली प्रायः शब्दों या पदों की प्रयुक्ति के स्तर पर ही है, व्याकरणिक ढांचे के स्तर पर नहीं। उनके शब्द आधुनिक खड़ी बोली से इतने ज़्यादा मिलते जुलते हैं कि उन्हें समझने में एकदम कठिनाई नहीं होती। इसके बावजूद यह भाषा मूल रूप से ब्रज या अवधि से अधिक प्रभावित होती है। निम्नलिखित उदाहरण में ऐसी ही खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा को देखा जा सकता है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिनु न उबरे मोती मानुष चुन। ऐसा ही एक और उदाहरण दृष्टव्य है जिसमें 3 शब्दों नरन सो तथा दुह के अतिरिक्त शेष संपूर्ण शब्दावली खड़ी बोली के ही समान प्रतीत होती है। रहीमन ओछे नरन सो बैर भली न प्रीत, काटे चाटे स्वान के दूं भांति विपरीत। खड़ी बोली की परंपरा की दृष्टि से रहीम की कविता मदनाष्टक अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि उसकी भाषा आज की खड़ी बोली जैसी ही है। व्याकरणिक संरचना तथा शब्दावली दोनों स्तरों पर यह उदाहरण खड़ी बोली का स्पष्ट आभास करा रहा है। पकड़ी परम प्यारे सांवरे को मिलाओ, असल अमृत प्याला क्यों न मुझको पिलाओ। स्पष्ट है कि रहीम ने खड़ी बोली में पर्याप्त प्रयोगधर्मिता का परिचय दिया है। तब भी औसत रूप से उनकी भाषा का मूल ढांचा ब्रज भाषा एवं अवधि का है, किंतु शाब्दिक तथा व्यवहारिक स्तर पर यह भाषा खड़ी बोली के अत्यंत निकट है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में सामाजिक सुधार आंदोलनों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। भारत में 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों के प्रचार प्रसार की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह हुई थी कि कई भारतीय बुद्धिजीवी अपने धर्म तथा समाज की सुरक्षा के लिए आगे आए थे।
इनके लिए आवश्यक था कि ये ईसाई मिशनरियों के विचारों का खंडन करें तथा आम आदमी के मन में अपनी संस्कृति, अपने समाज तथा अपने धर्म के प्रति गहरी निष्ठा स्थापित करें। ऐसे नेताओं में महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज तथा श्रद्धाराम फिलौरी हिंदू धर्म सभा का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने अपनी प्रचार सामग्री को सरल और सुबोध खड़ी बोली में प्रस्तुत किया। इससे भी खड़ी बोली का तीव्र विकास हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती ने खड़ी बोली में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की तथा आर्य समाज के मूल सिद्धांतों में हिंदी के प्रति निष्ठा को स्थान दिया। उनकी तर्क वितर्क शैली के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी की पहचान एक ऐसी भाषा की बनी जिसमें तर्कपूर्ण विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया। 1829 ईस्वी में उन्होंने बंगदूत नामक अखबार निकाला तथा पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी और देवनागरी के पक्ष में आंदोलन चलाया। श्रद्धाराम फिलौरी ने विश्व प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। उनके गद्य सत्यामृत प्रवाह में बहुत साफ और प्रौढ़ खड़ी बोली देखने को मिलती है। इनके अतिरिक्त थियोसॉफिकल सोसाइटी ने देश में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी को बढ़ावा दिया। इस काम में एनी बेसेंट की भूमिका काफ़ी सराहनीय रही। प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी के विकास में ईसाई मिशनरियों के योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के विकास में ईसाई मिशनरियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजी शासन की स्थापना के साथ ही यूरोप से मिशनरियों का आगमन आरंभ हुआ और उन्होंने ईसाई मत के प्रचार के लिए भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को अपने अत्यंत अनुकूल पाया। आरंभ में उन्होंने यह महसूस किया था कि फारसी प्रधान हिंदी भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। फारसी प्रधान हिंदी भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। जल्दी ही यह भ्रम दूर हो गया और 1811 ईस्वी में पोप चेम्बरलिन तथा पीकॉक के आगमन के बाद मिशनरियों के समक्ष यह निश्चित हो गया कि भारत में सर्वाधिक प्रचलित भाषा हिंदवी है। ईसाई प्रचारकों ने बाइबिल के कुछ विशेष अंशों का सरल हिंदी अनुवाद कराकर छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में उनका निःशुल्क वितरण कराया। इससे देवनागरी लिपि तथा खड़ी बोली का व्यापक प्रचार प्रसार होने लगा। इस प्रक्रिया में हेनरी थॉमस कोलब्रुक ने हिंदी में बाइबिल का हिंदी रूपांतरण 1812 से 1818 ईस्वी के मध्य किया। इसी प्रकार हेनरी मार्टिन ने न्यू टेस्टामेंट को 1817 ईस्वी में देवनागरी लिपि में प्रकाशित कराया। हालांकि ईसाई मिशनरियों का मूल उद्देश्य खड़ी बोली का विकास न होकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार था, लेकिन प्रकारांतर से उन्होंने खड़ी बोली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसमें कोई संदेह नहीं। हिंदी भाषा का मानकीकरण और नागरी लिपि मानकीकरण सुधार के प्रयास विशेषताएं। देवनागरी लिपि के मानकीकरण में हिंदी साहित्य सम्मेलन के योगदान पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि के मानकीकरण में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग का महत्वपूर्ण योगदान है। वस्तुतः इस दिशा में किए गए संस्थागत प्रयासों में सबसे पहला उल्लेखनीय प्रयास 1935 के हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से ही हुआ। सम्मेलन ने इस वर्ष महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति बनाई, जिसके संयोजक काका कालेलकर थे। समिति की प्रमुख सिफारिशें ये थीं: सावरकर बंधुओं द्वारा सुझाई गई 12 खड़ी को स्वीकार किया जाए, ध और भ में गुजरती घुंडी लगाई जाए, व्यंजन संयोग में ऊपर नीचे की स्थिति को समाप्त कर दिया जाए, द द आदि के स्थान पर द द
का प्रयोग हो, शिरोरेखा लेखन में न रहे पर मुद्रण में बनी रहे। पांचवा, ई की मात्रा जैसी है वैसी ही रहे। अन्य मात्राएं रेप और अनुस्वार चिन्ह व्यंजन के बाद हटाकर अलग से लिखे जाएं, जैसे रानी, कर्ज, संगीत। अपनी उपर्युक्त सिफारिशों के माध्यम से हिंदी साहित्य सम्मेलन ने देवनागरी लिपि के मानकीकरण में ठोस योगदान दिया। प्रश्न, देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयासों में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के योगदान पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि के सुधार के संस्थागत प्रयासों में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास काशी नागरी प्रचारिणी सभा का था। सभा ने 1945 ईस्वी में हिंदी तथा संस्कृत के संदर्भ में एक लिपि सुधार समिति गठित की, जिसने देवनागरी लिपि में भारी परिवर्तन के सुझाव दिए। इनमें कुछ इस प्रकार हैं। देवनागरी के सभी वर्ण खड़ी पाई युक्त हों। जो वर्ण खड़ी पाई युक्त नहीं है उनमें आवश्यक परिवर्तन कर उन्हें खड़ी पाई युक्त बनाया जाए। उदाहरण के लिए प फ ब भ म स खड़ी पाई युक्त हैं, लेकिन ट ह र छ आदि खड़ी पाई युक्त नहीं है। हर व्यंजन वर्ण के दो भाग हों। पहला भाग स्वर रहित व्यंजन का प्रतीक होगा और दूसरा जो खड़ी पाई होगी उस व्यंजन में निहित स्वर का प्रतीक होगा। यदि खड़ी पाई को हटा दिया जाए तो उस अंश से स्वर रहित व्यंजन का बोध होगा, और यदि खड़ी पाई उससे जुड़ी हो तो उससे स्वर युक्त व्यंजन का बोध होगा। जैसे व्यंजन आधा प आधा स, व्यंजन स्वरयुक्त पूरा प पूरा स। तीसरा, हर स्वर वर्ण ऊ चिन्ह से प्रारंभ हो और उसके बाद जो भी अंश उसमें जुड़े वह उनकी मात्रा हो। जो स्वर जिह्वा की मात्रा से उच्चारित होते हैं, जैसे ई, ए, उनकी मात्रा शिरोरेखा से ऊपर तक जाए, जैसे ऊ, ई, ऊ, ओ। जो स्वर जिह्वा मूल से उच्चारित होते हैं, ऊ, ऊ, उसकी मात्रा वर्ण के नीचे तक उतरी हो, जैसे ऊ, ऊ। उल्लेखनीय है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपर्युक्त सुझाव स्वीकृत नहीं हुए। प्रश्न, देवनागरी लिपि की सीमाओं का उद्घाटन कीजिए। यद्यपि देवनागरी पर्याप्त वैज्ञानिक लिपि है, तथापि उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। विद्वानों ने देवनागरी की निम्नलिखित सीमाओं की ओर संकेत किया है। इसके अक्षरों की बनावट बहुत जटिल है। इसकी वर्णमाला बहुत लंबी है, अर्थात इसके अक्षरों की संख्या अधिक है। स्वरों की मात्राओं आधे अक्षरों, द्वित्व अक्षरों तथा विभिन्न अक्षरों के नीचे तथा ऊपर लगने वाले चिन्हों की संख्या इससे पृथक है। इतनी बड़ी वर्णमाला को याद रखना, समझना और ठीक ठीक प्रयोग करना एक सामान्य छात्र के लिए तो कठिन है ही, साथ ही मुद्रण, छपाई और टंकण के लिए भी बहुत दुरूह है। व्यवहारिक स्तर पर देवनागरी लिपि के अनेक अक्षर अनावश्यक बताए गए हैं। उदाहरण, कुछ विद्वान कहते हैं कि सभी स्वरों का केवल अ के साथ उनकी मात्राएं लगाकर काम चलाया जा सकता है। कुछ भाषा वैज्ञानिक मात्राओं की व्यवस्था में भी अवैज्ञानिकता खोजते हैं। उनका कथन है कि कुछ मात्राएं बाईं ओर और कुछ दाईं ओर क्यों लगती हैं। इसी प्रकार कुछ मात्राएं अक्षरों के नीचे और कुछ ऊपर लगाई जाती हैं। पांचवा, देवनागरी लिपि में मुद्रण तथा टंकण कठिन है, क्योंकि वर्णों और मात्राओं को मिलाकर 400 से भी अधिक टाइप रखने पड़ते हैं। छठा, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक है। इसके कारण समय की बर्बादी होती है। सातवां, देवनागरी में कई अनावश्यक वर्ण हैं, जैसे री,
ली, स आदि। इन वर्णों का मूल उच्चारण अब विस्मृत हो चुका है। 8वां, कई वर्ण लेखन में प्रायः एक जैसे प्रतीत होते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार भ्रम होने लगता है। उदाहरण के लिए ख में र व होने का खतरा बना रहता है। 9वां, देवनागरी लिपि में एक दोष यह भी बताया गया है कि एक ही ध्वनि को व्यक्त करने के लिए एकाधिक संकेत मिलते हैं, जैसे रा, ड़। 10वां, अनुस्वार और अनुनासिक के प्रयोग को लेकर भी भ्रम की स्थिति लगातार बनी हुई है। प्रत्येक नासिक के व्यंजन के लिए अनुस्वार का प्रयोग करने का फैशन सा चल पड़ा है, जैसे संबंध, संबंध, गंगा, गंगा। 10वां, देवनागरी में वर्णों को संयुक्त करने का कोई निश्चित नियम नहीं है। मात्राएं लगाने की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। कोई मात्रा वर्ण से पहले लगती है तो कोई बाद में, कोई ऊपर लगती है तो कोई नीचे। अतः वैज्ञानिक आधार का अभाव होने के कारण इससे लिपि के स्तर पर जटिलता पैदा हो जाती है। 13वां, ई की मात्रा वर्ण से पहले लगती है जबकि उसका उच्चारण बाद में होता है। इससे वैज्ञानिकता का हनन होता है। 14वां, छ, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त अक्षरों का प्रयोग देवनागरी को और जटिल बनाता है। किन्हीं भी दो व्यंजनों के जोड़ने के लिए जब सामान्य नियम है तो इनके लिए विशेष संकेत क्यों है। 15वां, देवनागरी के अंकों को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी रहती है, जैसे 9 के लिए 2 संकेत मिलते हैं। 16वां, हल चिन्ह का लेकर भ्रम की स्थिति लगातार बनी रहती है। जगत, यही शब्दों में कुछ लोग हलंत का प्रयोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। प्रश्न, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि में कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण वह वैज्ञानिक लिपि की कसौटियों पर बहुत हद तक खरी उतरती है। इसकी सर्वप्रथम विशेषता यह है कि इसके ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत हैं कि एक स्थान विशेष से उच्चरित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित हैं। उदाहरणतः मनुष्य के मुख विवर में से ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होने वाले स्थानों का यदि वैज्ञानिक विवेचन किया जाए तो इसका क्रम इस प्रकार होगा: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होष्ठ, नलिका। देवनागरी लिपि की अक्षरमाला भी इसी क्रम से वर्गीकृत है, जैसे कंठ से उच्चरित ध्वनियाँ अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, विसर्ग। ख, तालु से उच्चारित ध्वनियाँ ई, च, छ, ज, झ, य। मूर्धा से उच्चरित ध्वनियाँ ट, ठ, ड, ढ, र, ल, स। अन्य किसी भी भाषा की लिपि में वर्णमाला का इस प्रकार वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं मिलता। अक्षरों के क्रम की वैज्ञानिकता से संबंधित देवनागरी की यह विशेषता भी उल्लेखनीय है कि इसमें पहले क्रमानुसार स्वर रखे गए हैं। कंठ से श्वास सीधे स्वरों के रूप में निकलता है। इसके पश्चात ही व्यंजनों का क्रम है। रोमन लिपि में कोई स्वर कहीं है और कोई कहीं। ए सबसे पहले है तो ई 5वें क्रम में, आई 8वें और ओ 14वें क्रम पर। नागरी लिपि की दूसरी विशेषता यह है कि इसके अक्षरों के नाम तथा इनके लिखित एवं उच्चरित रूप से में भिन्नता नहीं है, जैसे कि अन्य लिपियों में है। उदाहरणतः रोमन लिपि में ऊ की ध्वनि का बोध यू अक्षर से भी होता है। पुट और द्वितीय ओ, डबल ओ से भी होता है, फुट। इसके अतिरिक्त ई के लिए कहीं रोमन लिपि का ई अक्षर प्रयुक्त होता है, बिगिन, कहीं आई अक्षर, दिस, आई,
साथ ही एक ही अक्षर कई ध्वनियों का सूचक है। जैसे यू अ की ध्वनि भी देता है, बट ऊ की भी। पुट देवनागरी लिपि में ऐसी ही अवैज्ञानिकता नहीं है। विश्व भर की भाषाओं की कोई ऐसी ध्वनि नहीं जिसके उच्चारण का सूचक अक्षर देवनागरी में न हो। जो अपवाद थे उन्हें मानकीकरण प्रक्रिया में दूर कर दिया गया है। देवनागरी लिपि की उल्लेखनीय विशेषता मात्रा अवस्था भी है। अ को छोड़कर अन्य सभी स्वरों की ध्वनि को अन्य वर्णों के साथ उच्चारित करने के लिए उन्हें स्वरों को नहीं लिखना पड़ता, बल्कि उनकी मात्रा से वही ध्वनि उच्चारित हो जाती। उदाहरणतः अमेरिका शब्द में म के बाद ए ध्वनि बोली जाती है और र के साथ ई तथा क के साथ आ ध्वनि का उच्चारण होता है, पर इन्हें ई और आ से सूचित कर दिया जाता है। रोमन लिपि की भांति ड के बाद ई और र के बाद आई या के बाद ए शब्द अर्थात पूरा वर्ण नहीं लिखना पड़ता। यदि हम देवनागरी में अ म ए र ई क आ लिखेंगे तो उच्चारण भी अमेरिका न होकर अम ए र ई क आ होगा। देवनागरी लिपि की कुछ अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। देवनागरी लिपि को सीखना एकदम आसान है। केवल एक सीधी रेखा आई, एक आड़ी रेखा और अर्धवृत्त सीख लेना पर प्रायः सभी देवनागरी अक्षर बनाना सीखा जा सकता है। देवनागरी लिपि में हर अक्षर सिरोरेखा युक्त है, जो उसकी अलग पहचान और अर्थवत्ता का द्योतक है। सिरोरेखा की उपयुक्त व्यवस्था देवनागरी में प्रत्येक एकल शब्द की इकाई को अक्षुण्ण और शुद्ध प्रयोग में सक्षम बनाए रखती है। कपड़ा सूख रहा है वाक्य के चारों शब्द सिरोरेखा द्वारा अलग अस्तित्व युक्त है, इसीलिए वाक्य सार्थक है। सिरोरेखा के बिना कपड़ा डासू खा रहा है आदि पढ़े जाने की आशंका है। देवनागरी में एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होती है। उर्दू या अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। यह विशेषता भी केवल वैज्ञानिक लिपियों में पाई जाती है। व्यंजनों के एक साथ होने पर देवनागरी में व्यंजन संयोग की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जैसे प्र, छ, त्र, ज्ञ आदि। ऐसा होने के कारण लेखन में स्थान बचता है। अंग्रेजी में ऐसे शब्दों में स्थान बहुत अधिक गिरता है, जैसे क्षत्रिय, क्षत्रिय। देवनागरी लिपि की उपरोक्त सभी विशेषताएं इसे एक वैज्ञानिक लिपि के रूप में स्थापित करती हैं। प्रश्न, खड़ी बोली आंदोलन में अयोध्या प्रसाद खत्री की भूमिका पर प्रकाश डालिए। उत्तर, साहित्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी की प्रतिष्ठा में बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री का अविस्मरणीय योगदान है। भारतेंदु युग में गद्य भाषा के रूप में तो खड़ी बोली को अपना लिया गया था, लेकिन काव्य भाषा के रूप में इसे अक्षम घोषित करते हुए ब्रज में ही काव्य लेखन जारी रखा गया था। बाद में द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के महत् प्रयत्नों से खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई, लेकिन उनसे भी पहले अयोध्या प्रसाद खत्री खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने के लिए आंदोलन चला चुके थे। संभवतः हिंदी का कविता की भाषा खड़ी बोली को बनाने के लिए आंदोलन खड़ा करने वाले वे पहले व्यक्ति भी थे। हिंदी कविता खड़ी बोली में हो, ब्रज भाषा में नहीं, इस सिद्धांत का पहला आंदोलन उन्होंने ही कार्यान्वित किया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने हिंदी व्याकरण, खड़ी बोली का पद्य, मौलवी स्टाइल की हिंदी का छंद भेद, मौलवी साहब का साहित्य आदि पुस्तकों की रचना की। इन पुस्तकों ने खड़ी बोली आंदोलन को प्रखर गति दी।
इनमें खड़ी बोली का पद्य का विशेष महत्व है, जिसमें बहुत लोगों की खड़ी बोली में लिखी गई कविताएं संग्रहित की गई थी। काव्य भाषा के संदर्भ में भारतेंदु के विचारों का उल्लेख करते हुए ग्रियर्सन और प्रताप नारायण मिश्र ने इस प्रयास को कोई महत्व नहीं दिया। अयोध्या प्रसाद खत्री के खड़ी बोली आंदोलन को लेकर हिंदुस्तान पत्र में 6 महीने तक विवाद चलता रहा। श्रीधर पाठक और खत्री जी ने खड़ी बोली का पक्ष लिया तथा प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्ण गोस्वामी ने ब्रज भाषा का पक्ष लिया। अयोध्या प्रसाद खत्री का विशेष महत्व यह है कि उन्होंने अपने प्रति और खड़ी बोली आंदोलन के प्रति उग्र विरोध को झेलते हुए खड़ी बोली काव्य का आंदोलन खड़ा किया, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुकाम तक पहुंचाया। प्रश्न: हिंदी भाषा का मानकीकरण और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर टिप्पणी लिखिए। हिंदी भाषा के मानकीकरण का सवाल द्विवेदी युग में उठा। अपने दृढ़ निश्चय, कठोर अनुशासन और रचनात्मक संकल्पना के बल पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को मानक रूप प्रदान करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। आचार्य द्विवेदी के प्रयासों से कामता प्रसाद गुरु ने खड़ी बोली हिंदी का एक बृहद व्याकरण लिखकर भाषा को मर्यादित किया। आचार्य द्विवेदी की धारणा थी कि हिंदी में किसी भी भाषा के जो शब्द प्रचलित हो गए हैं उन्हें ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाए। खड़ी बोली की मानकता के संदर्भ में द्विवेदी जी ने निम्नलिखित व्याख्याएं दी। पहला, परसर्ग को संज्ञा से अलग लिखना चाहिए, जैसे राम ने, लेकिन सर्वनाम के संदर्भ में परसर्गों का प्रयोग सर्वनाम के साथ ही होना चाहिए, जैसे उसकी, मुझसे आदि। लिंग निर्धारण का आधार हिंदी में स्वीकृत और प्रचलित मान्यता के अनुरूप हो। संस्कृत में अग्नि, आत्मा, मृत्यु, वायु इत्यादि पुल्लिंग है, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में होता है। इसलिए इन शब्दों के स्त्रीलिंग रूप ही मानक होने चाहिए। लिखित भाषा में एक वचन के लिए मैं और बहुवचन के लिए हम का प्रयोग होता है। क्रिया के आवय, जावय, तजिए, लीजिए इत्यादि के प्रयोग त्यागे जाएं। पांचवा, विरामादि चिन्हों को व्यवस्थित किया जाए। प्रश्न: हिंदी भाषा एवं लिपि के विकास में नागरी प्रचारिणी सभा के योगदान पर प्रकाश डालिए। उत्तर: श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह ने हिंदी भाषा साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति, प्रचार एवं प्रसार के लिए सन 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना काशी में की। इस सभा के प्रयासों से उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत में नागरी के प्रयोग की अनुमति मिली और सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया। सभा ने अपने स्थापना काल से ही इस बात पर ध्यान दिया कि प्राचीन विद्वानों के हस्तलेख जो नगरों और देहातों में नष्ट हो रहे थे उनका उद्धार किया जाए। सभा ने हिंदी शब्द सागर, हिंदी विश्वकोश, वैज्ञानिक शब्दावली आदि का प्रकाशन किया। हिंदी शब्द सागर में लगभग 1 लाख शब्द हैं, जिन्हें कोशबद्ध करने में अनेक विद्वानों ने योगदान किया। विश्वकोश 12 खंडों में प्रकाशित है। काशी नागरी सभा ने पंडित कामता प्रसाद गुरु तथा आचार्य किशोरी दास वाजपेयी द्वारा लिखित व्याकरण का भी प्रकाशन किया। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में जहां सरस्वती पत्रिका को आरंभ करने का श्रेय नागरी प्रचारिणी सभा को है, वहीं आरंभ से लेकर आज तक शोध पत्रिका नागरी प्रचारिणी पत्रिका का भी यह प्रकाशन करती आ रही है। इसने हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का संगठन तथा सर्वप्रथम आयोजन भी किया। सभा की यह प्रवृत्ति प्रारंभ से
ही आ रही है से ही रही है कि विभिन्न विषयों के उत्तमोत्तम ग्रंथों के प्रकाशन पर वह प्रतिवर्ष पुरस्कार एवं स्वर्ण तथा रजत पदक ग्रंथकर्ताओं को देती आ रही है। अपनी समान धर्मी संस्थाओं से संबंध स्थान हिंदी पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देना, हिंदी की संकेत लिपि शॉर्टहैंड तथा टंकण की शिक्षा देना, संगोष्ठियों का आयोजन आदि सभा की अन्य प्रवृत्तियां हैं। इस प्रकार हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के विकास में नागरी प्रचारिणी सभा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवनागरी लिपि के मानकीकरण हेतु सुझाव दीजिए। देवनागरी लिपि के मानकीकरण हेतु विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला, ध्वनियाँ और उनके संकेत। क, प्रत्येक स्वनिम के लिए स्वतंत्र संकेत होना ही चाहिए। देवनागरी में ए और आ के लिए स्वतंत्र संकेत नहीं है, जबकि ये ए और ओ से अलग है। ख, बहुत सी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिनका उच्चारण अब हम भूल गए हैं। ऐसी ध्वनियों को हटा देने से भाषा सरल हो सकेगी। ऐसी ध्वनियों में री, री, श प्रमुख हैं। कुछ ध्वनियों का उच्चारण अन्य ध्वनियों के समान ही हो गया है, जैसे स का पेट फरुआ स, री का री। तत्सम शब्दों को छोड़कर ऐसे संकेतों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अंग और ईय के स्थान पर सामान्य रूप से अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, पर ये संकेत भाषा में बने रहने चाहिए। कारण यह है कि संस्कृत के कुछ शब्द जैसे वाङ्मय इनके बिना नहीं लिखे जा सकते। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी भारत, तिब्बत तथा बर्मा की भाषा में बहुत से शब्द इन ध्वनियों के प्रयोग से बनते हैं। अखिल भारतीय लिपि के रूप में स्थापित होने के लिए देवनागरी को ये ध्वनि संकेत बनाए रखनी चाहिए। डॉक्टर फॉर्म जैसे शब्दों में आ के ऊपर अर्धचंद्र लगाने की परंपरा चल पड़ी है, जो एकदम ठीक है। कारण यह है कि यह ध्वनि आ और ओ की मध्यवर्ती है तथा इन दोनों से इतनी अलग है कि इसके लिए विशेष संकेत होना ही चाहिए। ज, फ ध्वनियाँ अंग्रेजी और फारसी दोनों भाषाओं में प्रयुक्त होती हैं। हिंदी में भी प्रायः विद्वान इनका प्रयोग करते हैं, जो कि स्वीकृत होना ही चाहिए, जैसे गज़ल, ज़ीरो, फेल, फोटो आदि। फारसी ध्वनियाँ क, ख, ग हिंदी की क, ख, ग से कुछ अलग है। वर्तमान में क और ग तो क और ग के रूप में ही चल पड़े हैं। ख को लेकर अभी भी द्वित्व है। नुक्ते का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। देवनागरी के मानकीकरण का एक पक्ष सार्वदेशिक या अखिल भारतीय लिपि के रूप में इसका विकास करने से भी संबंधित है। ऐसा करने के लिए निम्नलिखित भाषाओं के ये चिन्ह संकेत जोड़े जाने चाहिए। यद्यपि शिक्षा मंत्रालय का केंद्रीय हिंदी निदेशालय सैद्धांतिक रूप से यह कर चुका है, पर अभी तक प्रचलन में ये संकेत स्वीकृत नहीं हुए हैं। उर्दू जैसे आदत में सिंधी ग, ज, ड, ब, द। बंगला यह असमिया में भी प्रयुक्त होता है। दक्षिण भारतीय में र, स, न। कश्मीरी में अ, आ, छ, ज। अनुस्वार अनुनासिक दूसरा जो है अनुस्वार अनुनासिक। क, अनुस्वार के प्रयोग के संबंध में ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ व्यंजन संयोग अपने ही व के किसी व्यंजन के साथ में हो रहा हो, वह अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। जैसे संबंध, जाम्बवंत, परंतु जहाँ पंचमाक्षर का प्रयोग अपने वर्ग के
अतिरिक्त किसी और वर्ण के साथ हो रहा हो वहाँ पंचमाक्षर ही होगा, अनुस्वार नहीं, जैसे उन्मत्त, जघन्य, अन्याय आदि। ख, जहाँ अनुनासिक का प्रयोग हो वहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जैसे हंसना, भंवर, आँख आदि। परंतु जहाँ कोई मात्रा ऊपर की ओर लगी हो वहाँ चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिंदु लगाकर लिखना चाहिए, जैसे बत्तखें, सांसें, महिलाओं इत्यादि। तीसरा, संयुक्त व्यंजन। क, क्षत्रज्ञ को सामान्यतः इसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, स्र को भी अलग ही रखना चाहिए। ख, यदि खड़ी पाई वाला व्यंजन व्यंजन संयोग में आधा हो तो सामान्यतः पाई हटा देनी चाहिए, जैसे आधा ब प्लस धा, ध, प्रारब्ध, आधा ब प्लस य, व्यय, अव्यय, आधा त प्लस य, त्यय, अंत्यस। ग, यदि क या फ आधे हो रहे हों तो अंत का अंकुड़ा हटा देना चाहिए, जैसे फ, आधा फ त, फुत, दफ्तर, आधा क का पक्का। घ, ट, ड, द, ढ यदि पहले व्यंजन हो तो उन्हें हल चिन्ह के साथ ही लिखा जाना चाहिए, जैसे भट्ठी, मुद्दत, गड्डी आदि। अंग। र, यदि पहला व्यंजन हो तो उसके लिए रेप का प्रयोग होना चाहिए, जैसे धर्म, मर्म, कर्ता आदि। च, र, यदि दूसरा व्यंजन हो तो उसके लिए 3 नियम होंगे। अ, यदि पहला व्यंजन खड़ी पाई वाला है तो पाई में ही बाईं